प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इसके 6 पॉइंट हैं, मतलब 6 प्रोसेस हैं, पूरा प्रोसेस है ना, तो 6 स्टेप्स हैं, उनको स्टेप को कंप्लीट करके आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होगा। नंबर 1 स्टेप, determine the current financial situations, means determination of the situation with regard to income, cost, liability, loans, receivable। मतलब कि डिटरमाइन करना करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, मतलब कि अभी आज की फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी क्या है, कि भाई आपका कितना इनकम हो रही है, कितनी आपने अपने कंपनी में कॉस्ट लगाई हुई है, कितनी लाइबिलिटीज़ लगा रखी है, कितने अपने अपने ऊपर लोन्स ले रखे हैं, कितना रिसीवेबल है। इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना और सब कुछ ट्रांसपेरेंटली नॉलेज लेना, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। भाई इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप प्लानिंग किस चीज़ की करोगे। मान लो आपने प्लानिंग कर लिया पर आपको ये तो पता ही नहीं कि बंदे के पास, कंपनी के पास लोन कितना है, या मान लो आपने प्लानिंग कर लिया, आपको ये तो पता ही नहीं कि कंपनी की इनकम कितनी है। तो ये सब चीज़ें पहले पता हो, उसके बाद हम अपना प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, डेवलप फाइनेंशियल गोल। जो आपका फाइनेंशियल गोल है उसको डेवलप करना, कि आपका फाइनेंशियल गोल ही कितना रखोगे, कि कितना फाइनेंशियल गोल आपको रखना है। व्हाट इज़ वांटेड शुड बी डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, कितना गोल रखना है, कितने पैसे लगाने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, उसका एक फाइनेंशियल गोल को डेवलप करना। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ऑप्शंस, यानी कि मतलब कि आइडेंटिफाई करना। अब आपने फाइनेंशियल का गोल बना लिया तो अब आपके दिमाग में 2-4 आइडिया आ गए होंगे, तो अब 2-4 आइडिया को देखना कि हाँ कितने कितने आइडिया है, कि हाँ 2-4 आइडियाज़ आ गए। अब को आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये आइडियाज़ आ गए, इस आइडियाज़ में क्या क्या हो सकता है, इस आइडिया में क्या क्या हो सकता है, ऐसे करके सबको एक एक करके आइडेंटिफाई करना और अल्टरनेटिव करना। उसमें से भाई 5-6 आइडिया आए थे, उसमें से आपने 2 आइडिया या 3 आइडिया निकाल के अलग करें। ठीक है, अब उसमें फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो आपने अपने अल्टरनेटिव्स में निकाले ना उसमें से भी बेस्ट वन, कि बहुत जो 2 आइडिया आ गए आपको दिमाग में या 3 आइडिया आ गए, बेस्ट इन आइडियाज़ आ गए, अब बेस्ट इनमें से बेस्ट वन निकालना। ठीक है, अब इसके लिए 3-4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कि हाँ कि रिस्क देख लो भाई किस में ज़्यादा रिस्क आ रहा है, कि हाँ इसमें ज़्यादा रिस्क आ रहा है तो उसे छोड़ दो, दूसरा ले लो। ठीक है, यानी कि या फिर अपॉर्चुनिटी, कि भाई किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो जिसमें ज़्यादा है उसको ले लो। ठीक है, या फिर कंसिडर लाइफ सिचुएशन, कि लाइफ सिचुएशन से कंसिडर कर रही है या नहीं कर रही, या इकोनॉमिक वैल्यू क्या है इसकी, भाई इकोनॉमिक में कोई वैल्यू है भी या नहीं। अगर इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं है तो क्या ही फ़ायदा है करके रहने दो फिर, है ना। क्या हाँ इकोनॉमिक वैल्यू है तो ठीक है, ऐसे। ठीक है, बेस्ट वन को चूज़ करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप पे आएंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या करना होगा, क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट योर फाइनेंशियल एक्शन प्लान, मीन्स to develop plan that is to achieve the financial goal, यानी कि क्रिएट करना, इम्प्लीमेंट करना, क्रिएट करना और इम्प्लीमेंट करना। जो आपने बेस्ट वन निकाला है ना, अब उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन प्लान में उसको इम्प्लीमेंट करो, और उसमें भी अगर कुछ डेवलप कर सकते हो तो वो करो, और उसको भी अलग तरीके से अपना लगाओ प्लान को, और देखो फिर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसको करना शुरू करो, उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। ठीक है, 6 पॉइंट में क्या आएगा, रिव्यू या रिवाइज। ठीक है, मतलब कि उसको अब आपने बेस्ट प्लान तो ले लिया, अब उसको अप्लाई भी कर लिया। अब उसको ये देखना थोड़ी देर बाद या थोड़े टाइम बाद कि हाँ जो हमने प्लान बनाया था, जो अप्लाई करा था, वो हमारा से चल रहा है या नहीं। उसको रिव्यू लेना, उसके कि लोगों को दिखाना कि अब इस प्लान से आपकी कंपनी कैसे चली है, या उसको रिवाइज़ करना कि हाँ इस प्लान को हमने लिया था, उसको पूरा रिवाइज़ करना। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो द फाइनेंशियल प्लान, द रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द फाइनेंशियल प्लान एनेबल प्रायोरिटी एडजस्टमेंट विच विल एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द फाइनेंशियल गोल, जिससे हम अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स हुए। पहला स्टेप क्या हुआ कि भाई करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, डेवलप द फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल का जो गोल है उसको डेवलप करो। थर्ड हो गया आपका आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन या ऑप्शंस। फिफ्थ फोर्थ हुआ अल्टरनेटिव, इवेलुएट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, यानी कि बेस्ट वन चूज़ करना। फिफ्थ हो गया आपका क्रिएट और इम्प्लीमेंट, यानी कि आपको जो प्लान है
उसको बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, 6 हो गया। अब जो बना लिया प्लान है उसको रिव्यू लेना या उसको रिवाइज करना। अगर कोई गलती है तो उसको सही करना, फिक्स करना, और अगर सब सही चल रहा है तो उसको एज अ कंटिन्यू रखना और आगे चल के उससे आपका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आपको प्रॉब्लम लगे तो या तो उसको चेंज करना या उसको फिक्स करना या चेंज या कुछ एक्स्ट्रा डालना या निकालना, मतलब जो भी है एडजस्ट करना अपने हिसाब से, बस। तो ये इसके हो गए स्टेप्स जिस फाइनेंशियल प्लानिंग करने के, ये आपके प्रोसेस है। ठीक है, मिथ्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब क्या क्या मिथ हैं, मतलब कि क्या क्या मिथ है कि लोग बाग मना करते हैं कि नहीं हमें हमें नहीं करनी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वो क्या क्या है, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है जो रिटायरमेंट के बाद करनी होती है, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। जब हम हो जाएंगे ना 60+ के आसपास हो जाएंगे तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, अ फाइनेंशियल एडवाइज़र विल टेक अ टर्म बियॉन्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरी समझ से ही बाहर जा रही है। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र विल टॉक इन टर्म्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तो मेरी समझ से ही बाहर जा रही है। नंबर थर्ड, टू यंग फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब जी अभी तो हम बहुत यंग हैं, वही ना कि अभी तो कमाना भी शुरू नहीं करा, अभी तो हम ही पढ़ रहे हैं, फिर हम कमाएंगे, फिर जब हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएंगे तब जाके हम कमाएंगे, तब जाके हम जो है प्लानिंग करेंगे पैसों की, क्योंकि तब हमें ज़रूरत होगी, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं। मम्मी पापा कमा के दे रहे हैं, हम आराम से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की। नहीं भाई, अभी से करो, अभी से करोगे तो जब जब जाके 30-35 की एज में आपके प्लानिंग में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए बट लेकिन लोगों की सोच क्या होती है कि अभी तो ज़रूरत ही नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब करेंगे। नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ओनली फॉर रिच, मतलब कि जो लोग अमीर हैं वही करेंगे, जो थोड़े मतलब मिडिल क्लास लेवल के हैं या और थोड़े लो मिडिल क्लास हैं उनको सेविंग करने की क्या ज़रूरत है ना, उनको तो ज़रूरत ही नहीं, उनको थोड़ा ना पैसे चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको करनी चाहिए सेविंग, बट लेकिन इन लोगों के लिए हिसाब से ये है कि जो लोग रिच होते हैं वही करते हैं, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, ये भी एक मिथ है। ठीक है, ये भी गलत है। डज नॉट नीड अ फाइनेंशियल प्लानिंग, हमें ज़रूरत ही नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की, हमें क्या ज़रूरत है, कमा रहे हैं और खा रहे हैं बस, तो ज़रूरत ही नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की। ठीक है, तो ये भी मिथ है। वेरी बिजी, नो टाइम फॉर दिस, मतलब हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग का। नंबर 7, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ वन टाइम एक्सरसाइज, इसका मतलब हुआ ये एक टाइम का एक्सरसाइज है, यानी कि एक बार कर ली फाइनेंशियल प्लानिंग, बस अब भूल जाओ, पैसे आते रहेंगे, अब ज़रूरत ही नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है। तो कितने मिथ हैं, 7 मिथ हैं, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब कि जब हम रिटायरमेंट होंगे उसके बाद की ज़रूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, अभी नहीं है। ठीक है, अ फाइनेंशियल एडवाइजर विल टेक इन टर्म्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, जो फाइनेंशियल एडवाइजर ने समझाया वो तो मेरी समझ में ही नहीं आया। या टू यंग फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, अभी हम बहुत यंग हैं। फोर्थ हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ओनली फॉर रिच, ये बस खाली अमीरों का है, अमीरों के चौचले हैं। डज नॉट नीड अ फाइनेंशियल प्लान, हमें ज़रूरत ही नहीं है फाइनेंशियल को प्लान करने की। ठीक है, वेरी बिजी, नो टाइम फॉर दिस। नंबर 7, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ वन टाइम एक्सरसाइज। Now come to the next topic, factors that influence a personal financial planning, वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को। ठीक है, पर्सनली फाइनेंशियल प्लानिंग को। नंबर 1, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, मतलब आपके पास कितना पैसा है उस चीज़ के लिए। ठीक है, नंबर 2, इकोनॉमी, भाई आप फाइनेंशियल को प्लान करोगे तो इकोनॉमी में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। इकोनॉमी ही कुछ ऐसा चाह रही है कि हाँ, जैसे नोटबंदी हो गई या अभी 500 के नोट्स भी हो गए बंद, तो वो सब है ना। या फिर एज होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, भाई आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं तो उसके भी पैसे चाहिए, तो उसके हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसीज की, हाँ हमें वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमने इमरजेंसी के लिए रखा है, यानी कि जो आपने जमा कुंजी रखते हैं ना इमरजेंसी के लिए कि कुछ अच्छा या कुछ बुरा होगा तो उसके लिए काम आ जाएगा, तो वो पैसा आपको इन्वेस्ट के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, तो वो चीज़ है। ठीक है,
तो वो एक फैक्टर है फाइनेंशियल पोटेंशियल कि हाँ भाई कितना अर्निंग कर रहे हो, कितना अर्न कर रहे हो, है ना। नंबर 7 हो गया कि फाइनेंशियल गोल, कि आपका गोल क्या है फाइनेंशियल का, कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितने पैसे, हाँ कि भाई मुझे 50 लाख चाहिए, तो ये आपका फाइनेंशियल गोल हो गया। तो आपको कितना गोल है। बाकी तो धन तो सबको अच्छा लगता है, लक्ष्मी तो सबको अच्छी लगती है, जितना पैसा है वेलकम ही है उसका। बट लेकिन हाँ एक होता है ना कि इतने पैसे की तो ज़रूरत ही है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलने का। तो वो देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो अब देखो फाइनेंशियल एडवाइज़र वो लोग होते हैं जो आपको फाइनेंशियली एडवाइस करते हैं कि हाँ आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, किसके लिए लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत तरह तरह के होते हैं ऐसे भी लोग, ठीक है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ठीक है। नंबर 1 हो गया इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। एक वो होता है जो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपको बताएगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कहाँ कहाँ कितना कितना करना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने, ठीक है। वो होता है इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कौन हुआ, जो आपको इन्वेस्ट करने की एडवाइस देगा कि इतना पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट करो। जो इस चीज़ की एडवाइस देता है वो एडवाइज़र होता है। म्यूचुअल फंड एडवाइज़र वही सेम, जो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसकी एडवाइस देगा वो। या फिर पर्सनल बैंकर, जो आपका खुद का पर्सनल बैंकर होता है, ठीक है, जो आपके सारे बैंक के ट्रांजेक्शन्स देखता है वो सब। या फिर फाइनेंशियल प्लानर, और आप रखते हो किसी फाइनेंशियल प्लानर को जो आपके फाइनेंस की प्लानिंग करता है, तो वो कौन हो गया, वो फाइनेंशियल प्लानर हो गया। इंश्योरेंस एडवाइज़र, कि हाँ इतना इंश्योरेंस ले लो, वो एडवाइज़र होता है जो आपको इंश्योरेंस की एडवाइस देता है। तो वो होता है आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र। वो बताता है कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लीजिए, या फिर इतने वाला ले लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसमें आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो ये सारी पॉलिसीज़ बताता है और वो सब एडवाइस देता है, वो इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जो कस्टमर की सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। तो कितने टाइप्स के हुए, 7। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, ठीक है, पर्सनल बैंकर, फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस एडवाइज़र, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। Investor life cycle. Number 1 point. Indicate the investor behavior of investor over the different age of their life. इन्वेस्टर लाइफ साइकिल क्या होता है। इन्वेस्टर लाइफ साइकिल वो साइकिल है जो इंसान की एज है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ये चीज़ पता चलेगी किससे, इन्वेस्टर लाइफ साइकिल से, ठीक है। तो इंडिकेट्स द इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, तो ये आपको इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कि आपका बिहेवियर कैसा है इन्वेस्टमेंट करने का, वो आपकी एज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितनी एज के हो। जितनी एज के हो हर एज में इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में जब आपकी एज कम होती है तो आप अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हो, जब आप थोड़े ज़्यादा एज के होते हो तो आप अलग तरह से इन्वेस्ट करते हो, और जब आप थोड़े और ओल्ड एज के होते हो तो आप अलग तरह से इन्वेस्ट करते हो। तो हर तरह से अलग अलग तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर इज़ बेस्ड ऑन दी, मैंने कहा ना हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का जो तरीका होता है वो इन्वेस्टर्स का उनकी बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है, जैसे कि उनकी एज पे बेस्ड, कि उनकी क्या एज है उसके अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया ही, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन, कि भाई तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो बट लेकिन इतना तुम्हारे पास है ही नहीं, या तुम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो या फिर इतने है ही नहीं तुम्हारे पास, कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा करोगे, पर अगर कम है तो कम ही करोगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे ना, 10 लाख नहीं कर पाओगे, कम ही कर पाओगे, कि जितने हम कमा रहे हैं उसमें से जितना हम बचा पा रहे हैं उसी को तो इन्वेस्ट कर पाओगे, है ना। तो ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे भी देखा जाता है। दूसरा क्या देखा जाता है, फ्यूचर प्लान्स एंड रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स, कि आपके फ्यूचर में क्या प्लान है। भाई कोई फ्यूचर में प्लान होता है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो, कि हाँ भाई फ्यूचर में कार लेनी है तो कार के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे कि 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाए कार खरीदने के लिए। घर खरीदना है तो घर के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे कि
कि कार लेनी है तो कार के हिसाब से, अगर मान लो घर लेना है तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट करोगे कि हाँ घर लेना है तो कम से कम एक 80 लाख या 60 लाख रुपए इन्वेस्ट होने चाहिए इतने दिनों तक, इतने सालों तक। तो आपका फ्यूचर में आपको क्या करना है उसके हिसाब से, आपका प्लान क्या है उसके हिसाब से भी आप जो है इन्वेस्ट करोगे। ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान इतना रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरा इंसान भी इतना ही करेगा, दोनों के सेम प्लान है, नहीं है। सबके अलग अलग अपने अपने हिसाब से और अपने तरीके से प्लान होते हैं, तो सब अपने हिसाब से चलते हैं, ये इंडिविजुअली देखा जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, ओवर द डिफरेंट फेज इन्वेस्टर बिहेव डिफरेंटली। जब वो डिफरेंट फेज में होता है तो वो अपना बिहेव भी डिफरेंटली करता है और इन्वेस्ट भी अलग तरीके से करता है, कि उसकी प्रेफरेंस, भाई जो इस एज में प्रेफरेंस होगी वो आगे की एज में प्रेफरेंस क्या पता ना हो या हो भी तो कम हो, तो अकॉर्डिंगली देखा जाता है, ठीक है। और इस टाइम पे तो वो रिस्क ले सकता है, क्या पता आगे चल के रिस्क ना ले, तो जब रिस्क नहीं लेगा तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, जब रिस्क लेगा तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। तो सबके अपने अपने इंडिविजुअली देखा जाता है, ठीक है। ओके, अब इनके 4 टाइप्स होते हैं जो मेनली देखे जाते हैं। जैसे कि आपका पहला होगा एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन का मतलब कि कितना पैसा आप अभी एक्यूमुलेट कर पा रहे हो। सेकेंड होगा कंसोलिडेशन, कि हाँ अब आपने एक्यूमुलेट कर लिया है, जो आपने सोचा था कि फ्यूचर में ये चीज़ें करूँगा, अब आपकी वो एज है कि आपको वो चीज़ें करनी है, तो आप उसके लिए पैसा लगा रहे हो, ठीक है। स्पेंडिंग फेज, आप अपना पैसा स्पेंड कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो। गिफ्टिंग फेज, यानी कि अब आपकी सारी, मतलब आप लोग को जितना करना था, जो करना था सब कर लिया, अब आपकी गिफ्टिंग फेज आ गई, यानी कि आपके पास अब जो बचा हुआ पैसा है आप उसको किसी और को दे रहे हो, तो वो आ गया आपका गिफ्टिंग फेज। अब हम सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेज पढ़ते हैं। एक्यूमुलेशन फेज, Fairly or middle of the career investors tries to accumulate fund। देखिए क्या होता है कि जब वो अपना कैरियर के मिडिल में होता है तो वो सोचता है, कोई भी इंसान होगा तो वो यही सोचेगा कि मैं जो है अपना पैसा थोड़ा सा एक्यूमुलेट करूँ, कि मुझे कितने रुपए में चाहिए, कितने पैसे मुझे कब तक चाहिए। ये जो आपका फेस होता है ना, ये कौन सी एज के लिए होता है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये एज होती है आपकी 30 to 45। जब आप 30 ईयर्स में होते हो तब आप एक्यूमुलेट करना शुरू करते हो, 45 के एज तक मैक्सिमम 40 या 45 के एज तक आप भी करते हो, ये सबसे लंबा पीरियड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, संभाल के रखते हो, इसलिए नहीं कि मतलब सेव नहीं करते हो, इसको सेव नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कि आपको आगे इनको यूज़ करना है, तो उसके लिए आप इनको अभी से इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इंडिविजुअल कैन हैव मनी टू स्पेंड ऑन द लेटर फेज ऑफ देयर लाइफ। ये पैसे उसके लिए आप रखते हो, कोई भी इंसान उसके लिए रखेगा कि आगे चल के जो खर्चे होने वाले हैं, भाई अभी तो नहीं है पर आगे चल के होंगे। जैसे कि आगे आपको कार खरीदनी है, बंगला खरीदना है, किसी की शादी करनी है अपनी बेटी की या बेटे की, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से प्लान करना चलेगा ना, कि पहले से पैसे इकट्ठे करके रख लेते हैं, वो सब, ठीक है। सम इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट द फंड टू बाय हाउस, कार और अदर इम्पोर्टेंट assets on some people accumulate for their children's education cost peaceful life आफ्टर रिटायरमेंट, है ना। वही मैंने कहा कि आपको आगे चल के कार खरीदनी है, घर खरीदना है, या कुछ लोग अपने बच्चे के एजुकेशन कि भाई बाहर पढ़ने भेजना है तो उसके लिए अभी से इन्वेस्ट कर लेते हैं, ताकि एक पीसफुल लाइफ चले आपकी, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट आपको टेंशन ना हो किसी भी तरह की, एकदम पीसफुल चला, भाई इन्वेस्ट कर दिया अब आपने पैसा, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको बस खाली कमाना है, ये टेंशन नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे के लिए पैसा आपका सेव है, तो उसके लिए आपकी एक पीसफुल लाइफ भी हो जाएगी, ठीक है। फंड्स इन्वेस्टेड इन द अर्ली फेज ऑफ लाइफ गिव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड विच इज़ कंपाउंडिंग ओवर द ईयर। अगर आप अभी से पैसा लगाना शुरू कर दोगे तो आप जब थोड़े बड़े होंगे ज़्यादा एज में, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलेगी। तो बस यही है इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंसोलिडेशन फेज। अब कंसोलिडेशन फेज जो होता है ये आपकी एज होती है 45 to 60, ठीक है। इस एज में क्या है, जो आपने पैसे को इन्वेस्ट करा है ना, उसको आप अब इस्तेमाल करते हो उन चीज़ों को करने के लिए जिन चीज़ों के लिए आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ये आपका एक मिड पॉइंट होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर कैरियर। जो इन्वेस्टर होता है उनके कैरियर का ये मिड पॉइंट होता है, कि हाँ अब आप कमा भी रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, पर लेकिन अब आप ज़्यादा लगा भी रहे हो, ठीक है। इन दिस फेज इन्वेस्टर्स अर्न मोर, ठीक है। इस फेज में इन्वेस्टर्स ज़्यादा कमाता है, बट स्पेंड मोर और
खर्च भी ज़्यादा ही करता है। एंड पे ऑफ ऑल डेबिट्स, और वो पे ऑफ करता है जितने भी उसके डेबिट्स हैं सबको, ठीक है। मॉडरेटली हाई रिस्क टेकन बाय द इन्वेस्टर, बट फॉर कैपिटल रिजर्वेशन सम इन्वेस्टर्स प्रेफर लो रिस्क इन्वेस्टर। वैसे ज़्यादातर तो देखा जाता है कि इस एज में लोग हाई रिस्क लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कम रिस्क लेना शुरू कर देते हैं अभी से ही, ठीक है। ये वो वाली एज आ जाती है। अब ये इस एज में लोग ज़्यादा रिस्क लेने की क्यों सोचते हैं, क्योंकि अब उनको पता है अब आगे उनके ये सारे पैसे तो उनके अब जो उनको वर्क करना है, जैसे कि कैरियर में, बच्चे के फ्यूचर में, या कार बंगलो, ये सब उन्होंने ख़रीद लिया होता है। तो अब उनके पास ये टेंशन नहीं होती। अब उनको सोचते हैं कि अब हम ज़्यादा रिस्क लेंगे, अगर पैसा डूब गया या पैसे को कुछ हो भी गया उस फ्यूचर में, तो अब उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि जो उनको सेटल करना था वो कर चुके हैं। तो इस एज में इसलिए लोग हाई रिस्क लेना प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़। जो इंडिविजुअल इन्वेस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, और वो कैपिटल मार्केट भी देखते हैं, ठीक है। कैपिटल को देख के कि कैपिटल के मार्केट में कैसा कैपिटल चल रहा है, मार्केट में कितने कैसे लोग कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा सब करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, स्पेंडिंग फेज। ये फेज़ कौन सा होता है, ये फेज़ होता है जिसमें आप ज़्यादा खर्च करते हो, यानी कि ज़्यादा लगाते हो पैसा। जैसे कि रिटायरमेंट फ्रॉम द जॉब फेज। अब ये क्या है, अब आप जहाँ जॉब कर रहे थे उस जॉब में से तो आपको रिटायरमेंट मिलने वाली है ना, क्योंकि ये कौन सी एज के लिए होता है, ये 60+ एज में आता है। स्पेंडिंग फेज जो होता है ना आपका, ये 60+ के उसमें आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, रिटायरमेंट मिल जाती है भाई, जॉब से भी रिटायरमेंट, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जॉब से रिटायरमेंट मिल ही जाता है, ठीक है। इन्वेस्टर ओवरऑल पोर्टफोलियो इज़ टू बी लेस रिस्की दैन द कंसोलिडेशन फेज। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इसमें कम रिस्क लेता है अकॉर्डिंग टू कंसोलिडेशन में तो मैंने बताया था अधिकतर लोग ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, पर इस एज में आके नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है अब वो अपना पैसा कहाँ लगाएंगे, अगर उनका पैसा डूब गया तो कैसे करेंगे, है ना। तो अपना फ्यूचर को उन्होंने जितना उनको करना था, जितना उनको रिस्क लेना था, वो ले चुके होते हैं। अब उनको वही थोड़ा बहुत आ जाए और थोड़ा बहुत सेव हो जाए, उसी हिसाब से अपना इन्वेस्ट करते हैं, बस ज़्यादा वो रिस्क लेने में नहीं जाते। इन्वेस्टर प्रेफर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। हाँ वही ना, इन्वेस्टर क्या प्रेफर करता है इस एज में आने के बाद कि कम रिस्क लें या रिस्क ले ही ना, ठीक है। पीपल प्रेफर फिक्स्ड इनकम। हाँ तो वही कि अब ये चाहते हैं कि इनकी फिक्स्ड इनकम आए विद सिक्योरिटी, जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजर बिल, इन सब में कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको सिक्योरिटी भी रहे कि हाँ मेरा पैसा यहाँ से डूबेगा नहीं अब, क्योंकि अब ये हालत में नहीं है कि हाँ ये रिस्क ले पाएंगे, ठीक है। इन दिस फेज इन्वेस्टर नीड सम रिस्की इन्वेस्टमेंट और इफ़ दे हैव एक्स्ट्रा मनी सो दैट फ्यूचर इन्फ्लेशन कैन बी एडजस्ट। इस फेज़ में वो क्या सोचते हैं कि हाँ आगे चल के अगर थोड़ी महंगाई भी हो गई तो भी मेरा पैसा इतना है कि हाँ मैं मतलब अपनी लाइफ उतनी कर लूँगा, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेंगे वो। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप यानी कि गिफ्टिंग फेज। गिफ्टिंग फेज क्या होता है, ये आपका होता है 70+ एज में, जब आप और 10 साल आगे हो जाते हैं ना, अब आपको पता है अब आपको पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब आपके पास क्या होता है, कभी कभी लोगों के पास पैसा बच जाता है कि हाँ मेरे सारे काम हो गए, अब मेरे पास इतना पैसा बच गया, तो ये आपका गिफ्टिंग फेज में हो जाता है। इसमें आप क्या करने लग जाते हो, चैरिटी करने लग जाते हो, यानी कि लोगों को पैसा देने लग जाओगे। अगर पैसा भी नहीं दोगे तो चैरिटी कर लोगे या किसी अपने घर में किसी को दे दोगे, तो आप चैरिटी करने लग जाते हो। इफ़ इंडिविजुअल्स बिलीव दैट दे हैव इनफ एक्स्ट्रा फंड टू मीट देयर करंट एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस देन दे गो फॉर गिफ्टिंग मनी टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और इस्टेब्लिश चैरिटेबल ट्रस्ट। मैंने कहा ना, इसमें अगर आपको ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ भैया मेरे को कुछ नहीं करना, अब मेरे को इन पैसों की क्या ही ज़रूरत होगी, है ना, अब तो मेरी जितनी लाइफ में मुझे जितना जो भी अचीव करना था सब कर ही लिया है, तो इस एज में आके फिर आप क्या करने लग जाते हो, अपनी फैमिली में दे देते हो, अपने फ्रेंड्स को पैसा दे देते हो बचा हुआ, या चैरिटी में चैरिटी कर देते हो, ठीक है। दिस कैन रिड्यूस देयर इनकम टैक्सेस एंड दे ऑल्सो कीप सम फंड फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। ये आपके रिड्यूस करते हैं इनकम टैक्सेस को भी, ठीक है, और जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ आने वाली होती है ना, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। चलो, तो ये आपके 4
लाइफ साइकिल वो होते हैं इन्वेस्टर्स के कि कौन सी एज में कौन क्या करना चाहेगा। तो अब आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये इतनी एज का है तो ये यही करने की सोच रहा होगा। मतलब देखो हम ऐसे सबका तो नहीं लेते हैं, यहाँ पर एवरेज पता चल जाता है कि मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं। अब एक आध जना ऐसा होगा कि वो इनसे थोड़ा अलग चलेगा, तो वो एक अलग एक्सेप्शन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था आपका? पहला था आपका एक्यूमुलेशन फेज, जिसमें आप एक्यूमुलेट करते हो। फिर आता है कंसोलिडेशन फेज, जिसमें आपने जो इतना पैसा एक्यूमुलेट करा है उसका यूज़ करते हो और जितना ज़्यादा आप अर्न भी कर रहे होते हो उतना स्पेंड भी कर रहे होते हो। थर्ड फेज आता है आपका स्पेंडिंग फेज, इसमें आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो पैसा। फोर्थ फेज कौन सा होता है? गिफ्टिंग फेज, इसमें क्या करते हो आप? चैरिटेबल कर देते हो, दान दे देते हो किसी को, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल गोल्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो दो तीन तरह के वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट के क्या 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 गोल हो सकते हैं? या तो वो लॉन्ग टर्म गोल लेके चलेगा कि हाँ लॉन्ग टर्म में मुझे कितना पैसा चाहिए, या वो शॉर्ट टर्म लेके चलेगा कि हाँ शॉर्ट टर्म में मुझे इतना चाहिए, या वो मिडिल टर्म कि मिडिल टर्म में मुझे कितना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन टर्म ही होते हैं जिस तरह से फाइनेंशियल अपना गोल डिसाइड करते हैं इन्वेस्ट करने का, कि या तो वो शॉर्ट टर्म में कितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए उसके हिसाब से, या मिडिल में या इंटरमीडिएट में कितना चाहिए उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, पहला आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल रेफर टू प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल गोल दैट नीड फंडिंग 5 or more years फ्रॉम नाउ। लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, ये 5 से 7 साल या 5 से ज़्यादा साल का लेके चलते हैं कि कम से कम 5-7 साल का तो इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, इंटरमीडिएट में क्या करते हैं? इंटरमीडिएट में ये लेके चलते हैं आपका 5 ईयर से कम, 2 से 5 साल ऐसे लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म में ये 1 से 1.5 साल या 2 साल लेके चल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका इन्वेस्टर्स जो है फाइनेंशियल गोल लेके चल सकता है। ठीक है, इन्वेस्ट अब ये क्या करते हैं, जैसे कि इन्वेस्ट टू अचीव इनकम। इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इनकम को अचीव करने के लिए कि हाँ ज़्यादा इनकम हो जाए। ठीक है, इन्वेस्ट टू मेंटेन कैपिटल। इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका जो कैपिटल है वो मेंटेन रहे। इन्वेस्ट टू अचीव इनकम एंड ग्रोथ, ये इन्वेस्ट करते हैं ताकि अचीव कर सके इनकम को और किसको? ग्रोथ को। वो ये दोनों पहला वाला और थर्ड वाला सेम ही है। ठीक है, ये इन्वेस्ट करते हैं ताकि अचीव कर सके ग्रोथ, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ को। ये सब सिमिलर ही हैं, इन्वेस्ट टू अचीव ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ अचीव करें या हाई ग्रोथ अचीव करें या इनकम और ग्रोथ दोनों अचीव करें या कैपिटल अचीव करें, सब सेम ही है। ठीक है, रिस्क एपिट्यूड सॉरी रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट क्या होता है? रिस्क एपिटाइट वो होता है, जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, 10 लाख आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो आप क्या सोचोगे कि अगर 10 लाख का लॉस हो गया तो उतना लॉस तो मैं नहीं बेयर कर पाऊंगा, तो मैं इसमें से काम करता हूँ 2 लाख निकाल 5 लाख निकाल लेता हूँ, 5 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा कि हाँ 5 लाख अगर मेरे लॉस हो गए तो उतना तो मैं विलिंग कर सकता हूँ, उतनी मेरे पास पावर है। बट लेकिन अगर 10 के 10 चले गए तो मेरा क्या होगा, है ना। तो जितना आप जितनी आपके पास पावर है कि जितनी आप विलिंग कर सकते हो उतना रखना, उस चीज़ को हम कहते हैं रिस्क एपिटाइट। मतलब जितना रिस्क आप ले सकते हो। ठीक है, वो होता है आपका रिस्क एपिटाइट। जैसे कि द अमाउंट ऑफ लॉस दैट एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू एक्सेप्ट while मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट चॉइस इज रेफर्ड टू एज रिस्क एपिटाइट। वही हो गया इसका मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ लॉस आप ले सकते हो, इन्वेस्टर अगर जितना लॉस ले सकता है वो उतना ही इन्वेस्ट करेगा पैसा, कि हाँ अगर ये लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं, इससे मुझे अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, है ना। इतना वो फीलिंग है उसके अंदर इतनी कि वो उतना एक्सेप्ट कर लेगा, वही होता है। ठीक है, एन इन्वेस्टर्स रिस्क एपेटाइट इज हिज और हर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क। ये क्या होता है, उसके अंदर विलिंगनेस होती है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो अगर इतना रिस्क मैं लेके देख लेता हूँ, अगर इतने मेरा पैसा लॉस भी हो गया इतना तो उसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होगी। तो वही होता है द क्वांटिटी पेज और proportion of risk that a person must endure in order to continue forward with its plan or objective is referred to as risk appetite.
हाँ, तो वही हो गया ना कि कितनी क्वांटिटी में है, कितनी क्वांटिटी में आप रिस्क ले सकते हो, मतलब कितना पैसा लगाने के बाद आप ये सोच सकते हो कि हाँ, अगर ये डूब गया तो भी मेरे को अपना जो ऑब्जेक्टिव मुझे चाहिए उसमें इतना इशू नहीं आने का। तो वो ये सब चीज़ें होती हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितनी आपके अंदर विलिंग पावर है, ठीक है। Knowing one's risk appetite level assists investors in planning their whole portfolio and influences how they invest. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन्वेस्टर अपने विलिंगनेस के हिसाब से ही प्लानिंग करता है और उसी के हिसाब से अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बनाता है कि हाँ भाई, इसमें इतना इन्वेस्ट कर लूँगा, इसमें इतना इन्वेस्ट कर लूँगा, और अगर इतना पैसा डूब गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो अपने विलिंगनेस के हिसाब से बनाता है पोर्टफोलियो भी, ठीक है। इफ़ अ पर्सन रिस्क एपिटाइट इज़ लो, अगर पर्सन का जो रिस्क लेने का एपिटाइट है वो लो है, then investment should be undertaken continuously with more low risk investment. अगर उसके अंदर विलिंगनेस कम होगी तो वो कम रिस्क लेगा, ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा रिस्क लेगा। वही वाली बात है, जितने ज़्यादा पैसे होंगे उसके पास वो उतना ज़्यादा रिस्क लेगा, और जितने कम, मतलब जितनी इनकम उसकी जैसी होगी उसके हिसाब से ही वो रिस्क लेगा, ठीक है। ईच इन्वेस्टर्स रिस्क एपिटाइट इज़ यूनिक। हर इन्वेस्टर्स का रिस्क एपिटाइट अलग होता है भाई। ऐसा नहीं है कि अगर ए का जैसा है वैसा ही बी का भी होगा, नहीं। ए का ज़्यादा है अगर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बी का भी ज़्यादा इन्वेस्टर होगा, विलिंगनेस होगी, नहीं। हो सकता है उसकी इनकम कम हो सकता है उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो कम इन्वेस्ट करे। तो सबका अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, Person A has a high risk appetite as well as the readiness to assume high risk. As a result, he is a risk taking investor. जैसे मान लो पर्सन ए है, ठीक है। वो एक हाई रिस्क एपिटाइट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, ठीक है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो रेडी है कि हाँ मैं अच्छा रिस्क ले सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो एक हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर बन चुका, ठीक है। अब मान लो पर्सन बी है। The person B, on the other hand, has a low risk appetite and is prepared to accept a low risk. As a result, he is a conservative investor. अगर मान लो पर्सन बी है, ठीक है, और वो कैसा हुआ, वो हुआ कि लो रिस्क लेने वाला। वही पर्सन है तो था ज़्यादा रिस्क लेने वाला, उसके पास पैसे थे, ठीक है। पर्सन बी हुआ कि उसके वो लो रिस्क लेता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, उसका उसकी एक्सेप्ट कितनी हो गई, लो रिस्क वाली। उसकी विलिंगनेस क्या होगी कि हाँ मुझे लो रिस्क लेना है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इन्वेस्टर्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इन्वेस्टर्स ने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रिस्क दे आर विलिंग टू टेक। उनके हिसाब से कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना ले सकता है, ज़्यादा ले सकता है, कम ले सकता है, या मिडल मिडल, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। एग्रेसिव क्या होता है, एग्रेसिव होता है वो इन्वेस्टर जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स आर वेल वर्स्ड इन द मार्केट एंड आर विलिंग टू टेक लार्ज रिस्क। वो इन्वेस्टर जो मार्केट में देखता है और सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है मार्केट में। अगर उसको मार्केट में पैसा लगाना होगा तो मार्केट के हिसाब से चलेगा, तो उसको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस इन्वेस्टर्स इज टू एक्यूमुलेट मैक्सिमम रिटर्न्स थ्रू मैक्सिमम रिस्क टेकर। जो उसका प्राइमरी गोल होगा वो कैसा होगा कि वो इन्वेस्टर्स का प्राइमरी गोल कैसा होगा कि वो एक्यूमुलेट करे कि उसके पास कितना मनी है, और उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न लेके आने के लिए उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्क लेना पड़ेगा। भाई ज़्यादा मनी चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड आता है मॉडरेट। दे आर लेस रिस्क टॉलरेंट। ये क्या होते हैं, ये कम लेते हैं, मतलब टॉलरेंट कम कर पाते हैं। टॉलरेंट मतलब कि एक तो होता है विलिंगनेस का मतलब हो गया कि हाँ उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो उतना बेयर कर सकता है रिस्क। टॉलरेंट का मतलब हो गया कि बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो होता है आपका टॉलरेंट। दे डाइवर्सिफाई देयर एसेट अमोंग रिस्की एंड सिक्योर एसेट टाइप्स। ये क्या करते हैं, ये डाइवर्सिफाई करते हैं एसेट्स को, रिस्की और सिक्योर, मतलब बैलेंस करके चलना टाइप्स। थोड़े रिस्की ले लिए,
थोड़े आपके बैलेंस्ड करके सिक्योर वाले ले लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि हाँ चलो रिस्की में अगर थोड़ा पैसा डूब भी गया तो सिक्योरिटी वाले में तो आपको पैसा मिलेगा ही ना। तो ऐसे टाइप के use balanced investment while taking some risk. The investment horizon is about 5 to 10 years. इनका जो horizon होता है ये 5 से 10 साल तक का ही रहता है, मतलब कि 5 से 10 साल में अपने पैसे इन्वेस्ट कर। The investors combine their bonds with large scale mutual funds and pursue a 50-50 portfolio structure in equity versus debt instruments. ये क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं उनके बॉन्ड्स को लार्ज स्केल में, ठीक है, कि लार्ज स्केल में बॉन्ड्स को इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लार्ज स्केल पे। एंड वर्सू 50-50 पोर्टफोलियो, इनका जो पोर्टफोलियो रहता है वो 50-50 रहता है, 50 इक्विटी 50 डेप, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो बहुत ही कम रिस्क लेते हैं या वो रेडी ही नहीं होते रिस्क लेने के लिए। जैसे आर द वंस दैट टेक अ लिस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क इन द मार्केट, जो मार्केट में तो बहुत ही कम रिस्क लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स हु आर नीदर विलिंग टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क, उनके अंदर विलिंग नहीं होती कि वो किसी भी तरह का रिस्क लें और एक्सेप्ट वॉलेटिलिटी इन देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कम अंडर कंजर्वेटिव रिस्क। ये बहुत कम रिस्क, मतलब बहुत ही कम रिस्क लेते हैं या तो लेते ही नहीं है, मैक्सिमम इनमें लेते ही नहीं है और लेते हैं तो बहुत कम रिस्क लेते हैं। दे अवॉइड रिस्क इन्वेस्टमेंट एंटायरली एंड इंस्टेड सेलेक्ट द वंस दे बिलीव आर द सेफेस्ट। ये बिलीव करते हैं सेफ रहने में कि हमें सेफ खेलना है, मतलब कि सेफ रहना है, कम से कम पैसा लगाते हैं, कम से कम रिस्क लेते हैं और सेफ रहते हैं। दे ओनली इन्वेस्ट इन अ फ्यू एसेट्स टाइप्स, जैसे कि सच एस FDs एंड PPF वेयर देयर इज कैश इज सेफ। ये ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इनका जो कैश है, मनी है, वो सेफ रहे, जैसे कि FD में फिक्स डिपॉजिट है, सेफ ही रहेगा। PPF में भी सेफ रहेगा, जहाँ आपका पैसा आपको पूरी उम्मीद है, गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, डूबेगा नहीं। ये ऐसी जगह रखते हैं अपना पैसा, बस ये रिस्क नहीं लेते क्योंकि इनके अंदर इतनी विलिंग नहीं होती। अब आता है रिस्क एपिटाइट वर्सेस रिस्क कैपेसिटी वर्सेस रिस्क टॉलरेंस। रिस्क एपिटाइट में क्या होता है, विलिंगनेस टू टेक रिस्क, विलिंगनेस है इनके अंदर, है ना। रिस्क कैपेसिटी में क्या होता है, एबिलिटी टू टेक रिस्क, इनके अंदर एक एबिलिटी है कि हाँ ये रिस्क ले सकते हैं। लेकिन रिस्क टॉलरेंस में क्या होता है, डिफाइन लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ द रिस्क, ये बताते हैं कि हाँ बस इतना रिस्क ले लिया, अब और नहीं ले सकते। ये अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, ठीक है, अपनी लिमिट बताते हैं कितनी लिमिट है, कि भाई हमारी लिमिट इतनी है तो हम इससे ऊपर ऊपर ही सेव कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये इतनी हमारी लिमिट नहीं है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिस्क एप्टीट्यूड में क्या होता है, एसेट क्लास एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रिफ्लेक्टेड, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब उन सब में अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन रिस्क कैपेसिटी क्या कहते हैं, विल डिपेंड ऑन पर्सनल फैक्टर लाइक एज इन लेवल एट्सेट्रा, मतलब कि ये सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें क्या होता है, इसमें एज आ जाती है कि हाँ अगर इंसान 32-45 की एज का है तो चलो इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, 45 से 60 की एज का है तो इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा, है ना, ऐसा ऐसा देखा जाता है इसमें। लेकिन रिस्क टॉलरेंस में क्या होता है, डाउनलोड रिस्क टॉलरेंस ऑफ 15%, इनका जो है इनका 15% रहता है रिस्क टॉलरेंस, कि हाँ इससे ज़्यादा तुम ले नहीं पाएंगे, इतने में ही रहेंगे। सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होगा कि हम किसी भी इन्वेस्टिंग को एक सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं ना, कि सही तरीके से एकदम स्मूथली चल रहा है, तो वो क्या हो गया आपके सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। मेकिंग पीरियोडिक एंड शेड्यूल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक सिक्योरिटी फॉर फ्रेमिंग कॉर्पस। मेकिंग पीरियोडिक और शेड्यूल्ड, मतलब अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आपका जो इन्वेस्टिंग हो वो हर महीने इन्वेस्ट हो और डिले ना हो, इसके लिए शेड्यूल कर देते हैं, ताकि अगर आप भूल भी जाओ तो अपने आप आपके बैंक में से
उस दिन पे जिस दिन आपने डेट डिसाइड करी है और जितने रुपीज़ आपने डिसाइड किए हैं वो अपने आप निकल जाए, तो वो होती है आपकी शेड्यूल्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इज अ प्रोसेस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन टू क्लियरली प्रीडिफाइंड एंड रिपीटेबल स्टेप्स। ये कौन से स्टेप्स होते हैं? ये रिपीटेबल होता है, मतलब इस महीने भी हुआ, अगले महीने भी होगा, उसके अगले महीने भी होगा, हर महीने होगा, तो ये कैसे हो गए? रिपीटेबल स्टेप्स हो गए। ठीक है, अ सिस्टमेटिक अप्रोच आल्सो फ्रिक्वेंटली रेफर्ड एज अ रूल्स बेस्ड अप्रोच। ये एक रूल्स बेस्ड अप्रोच होती है। ठीक है, कि इसके रूल्स होते हैं, ये रूल्स पे बेस्ड होती है अप्रोच। ये नहीं किसी के भी निकाल देंगे, नहीं, जिसने इन्वेस्ट कर रखा होगा उसी के निकालेंगे, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स पे बेस्ड होती है। स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू इन्वेस्ट एंड विड्रॉ मनी। इसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है और कैसे विड्रॉ करना है मनी को एक सिस्टमेटिक मैनर में। उसके लिए कई सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कि कैसे इन्वेस्ट करना है उसका प्लान अलग से है, और कैसे ट्रांसफ़र करना है सिस्टमेटिक तरीके से उसके भी प्लान है, कैसे आपको पैसे को विड्रॉल करना है यानी कि निकालना है उसके भी प्लान है। पहला आता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP is an investment strategy wherein an investor needs to invest the same amount of money in a particular mutual fund at every at every stipulated time period। इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटजीज होती है, उसमें इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट करेगा, तो उसको क्या ज़रूरत होती है इन्वेस्टर को कि कुछ अमाउंट हो जो वो इन्वेस्ट करे। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट हो किसी भी जगह पे, जैसे कहीं म्यूचुअल फंड में या किसी भी जगह पे वो इन्वेस्ट करे कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि उसके पैसे बढ़ जाएं। ठीक है, दे हेल्प इन्वेस्टर्स एवरेज देयर परचेज कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 जनों ने मिलकर एक म्यूचुअल फंड लिया। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड ले लिया, उसके बाद अब वो 20 जने एक साथ मिलकर फंड मैनेजर रख रहे हैं। ठीक है, जिसको वो हर महीने 1% चार्ज करेंगे, हर पीपल 1% चार्ज करेगा। ठीक है, अब जब उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जाएगी, तो वो अमाउंट का वो कैसे करेंगे, जो उन्होंने म्यूचुअल फंड मैनेजर रख रखा है, फंड मैनेजर जो रख रखा है, वो उनको बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना है, फिक्स, वो उनकी एक फिक्स डेट कर देगा। ठीक है, कि भाई इस दिन को इस समय आपको इतने पैसे निकालना है। वो कैसे हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है कि हर महीने आप निकलवा रहे हो, या 1 साल बाद या 6 महीने बाद, वो जैसा जिसका होगा, क्वार्टर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप करवा सकते हो। तो वो जो फंड मैनेजर होगा वो आपकी एक फ़िक्स डेट और ये सब आपको प्लान कर देगा। ठीक है, उसके बाद उसके हिसाब से आप अपने पैसे इन्वेस्ट, उसके हिसाब से आपके पैसे अपने आप निकल जाएंगे बैंक में से, वो आपका शेड्यूल कर देगा। तो ये सब होता है SIP। ठीक है, this helps to build a large corpus through a small periodic investment over a period of time। ये हेल्प करता है कि आप एक लार्ज कॉर्पस में जाएं और एक स्मॉल पीरियोडिक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से आप अपने टाइम को बचाएं, और एक सही समय पे ना तो ज़्यादा पैसे जाए ना तो कम पैसे जाए, ना तो टाइम से पहले जाए ना टाइम से बाद जाए, बिल्कुल टाइम पे जाएं और एकदम सही जाएं। ठीक है, SIP कैन बी मंथली, क्वार्टरली, वीकली और इवन डेली। मैंने बोला ना SIP आप कब ऐसे मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और डेली भी। वो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। On a predetermined day, the cash is automatically deducted from the investor's बैंक अकाउंट। ठीक है, ये प्रीडिटरमाइंड होता है, तो आपका इसका कैश क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। आप लोगों को देने के लिए सोचना ही नहीं पड़ने का, अगर आपके बैंक में पैसे होंगे तो वो अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, ये शेड्यूल्ड होता है। SIP is different mutual fund scheme can be planned as per the investors। SIP एक डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम है जो पहले प्लान करते हैं, जो पहले इन्वेस्टर्स प्लान करते हैं कि अच्छा हम इसमें कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सब प्लान करते हैं। रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिस्क, एपेटाइट, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन एंड फाइनेंशियल गोल। इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स सबसे पहले ये देखेंगे कि उनको
रिस्क कितना लेना है, रिटर्न को कितना मिलेगा, ठीक है, और किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस किस को कितने कितने रुपये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, इन सबको देखने के बाद जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब एक इन्वेस्टर ये सब चीज़ों को देखने के बाद इन्वेस्ट करता है, तो ये वो चीज़ होती है। SIP इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें सबसे पहले इन्वेस्टर सब कुछ एनालाइज करता है, किसको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसके बाद वो इन्वेस्ट करता है। यानी कि पहले इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग की प्लानिंग करता है, उसके बाद इन्वेस्टिंग शुरू करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर्स, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है स्मॉल एंड पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट। ये एक स्मॉल होता है और पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि एकदम पीरियड वाइज चलता है कि इस महीने के समय हो गया इन्वेस्ट, फिर अगले महीने, तो एकदम पीरियोडिक चल रहा है, इसलिए हम इसको पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर ये आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसकी जो रुपीज़ होती है वो कॉस्ट एवरेजिंग होती है। थर्ड आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन होता है कि हाँ, हर महीने आप इतना पैसा डाल रहे हो, तो ये क्या होगा, आपका डिसिप्लिन होगा कि हर महीने कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एक डिसिप्लिन हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिससे कंपाउंडिंग की पावर हो जाती है कि हाँ, कंपाउंडिंग में कितनी पावर है, ठीक है। इजी लिक्विडिटी, आपका कैश जो है ईज़ी हो जाता है कि हाँ, आपके पास हाथ में कितना पैसा है, आपको ये पता चल जाएगा इन्वेस्ट कितना करना है, और कितना देना है, कितना मिला है, कितना लोन लेना है, तो कैश इजी लिक्विडिटी, कैश जो है आपका इजी हो जाएगा। कैलकुलेट SIP, अब क्या होगा, हम कैलकुलेशन करेंगे SIP की, ठीक है। इसमें देखो दो तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न की। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट हाउ मच यू हैव गेन और लॉस इन अ ईयर। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड में आपको एग्जिट कितना अमाउंट मिलेगा, आप प्रॉफिट में जाओगे या लॉस में जाओगे, और प्रॉफिट में भी जाओगे तो भी कितना प्रॉफिट होकर मिलेगा, और लॉस में होगा तो कितना ही लॉस होगा। एकदम एक्चुअल या फिर एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, उस चीज़ के बारे में जब हम पता करते हैं तो वही होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है। इट शो पॉइंट टू पॉइंट ग्रोथ, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट ग्रोथ दिखाएगा कि हाँ, इसके बाद इतनी ग्रोथ, फिर इतनी ग्रोथ, ऐसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इन योर इन्वेस्टमेंट ऑफन अंडर 1 ईयर, कि एक साल में कितना इन्वेस्ट करने पे आपको कितनी ग्रोथ होगी, ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताएगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रिटर्न का, ठीक है। फाइनल NAV माइनस इनिशियल NAV अपॉन इनिशियल NAV इंटू 100, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो, इसके लिए एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो। एज्यूम कीजिए द इनिशियल NAV ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल NAV है आपके इन्वेस्टमेंट का वो ₹50 है, ठीक है। दिस ग्रोज टू बिकम फॉर ₹65, वो ग्रो होकर कितना हो गया 65। दिस वुड मीन डैट द एब्सोल्यूट रिटर्न 1 ईयर इन्वेस्ट वुड बी, तो एक साल में आपको एब्सोल्यूट रिटर्न कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट रिटर्न लिखेंगे और देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं मैं कितना इनिशियल NAV कितना है, तो इनिशियल NAV आपका कितना हो गया ₹50। फिर देखेंगे फाइनल NAV कितना है, फाइनल NAV आपका 65, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट रिटर्न का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फाइनल NAV कितना दे रखा था 65, उसमें से माइनस करेंगे कितना इनिशियल NAV, इनिशियल NAV कितना है 50, अपॉन कितना रखेंगे इनिशियल NAV 50 है, तो 50 लिखेंगे, इनटू में क्या करना है 100। तो आपका जो निकल के आई परसेंटेज वो कितनी निकल के आई 30%। तो ये आपका क्या हो गया एब्सोल्यूट रिटर्न, कि आपको एब्सोल्यूट रिटर्न कितना मिलेगा 30%, ठीक है। इसकी तरह जैसे ये तो ये वाला हो गया। अब एक आता है दूसरा, जो मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं, तो दूसरा वाला क्या है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि CAGR। CAGR में क्या होता है, रिटर्न कैलकुलेट आर ऑन एवरेज द एनुअल ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये आपका एनुअल ग्रोथ बिल्कुल लास्ट में जाके 10 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल लास्ट में जाके आपके एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगा ये आपको वो बताएगा, ठीक है, एवरेज निकाल के। इट एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट गेट्स कंपाउंडेड ओवर द पीरियड। ये एज्यूम करता है कि आपकी क्या वैल्यू है और आप इन्वेस्ट करके आपको कंपाउंडेड कितना मिल सकता है, ठीक है। CAGR इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है क्या, फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू
फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होल की पावर 1/n और -1। अब इसमें n क्या है? n है आपका रेफर टू द इन्वेस्टमेंट टेन्योर इन टर्म्स ऑफ ईयर। अच्छा, ओके। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए एग्जाम्पल है। जैसे पहले था वैसे ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एज्यूम डैट यू इन्वेस्टेड ₹1,50,000। एज्यूम कीजिए कि आपने इन्वेस्ट किए 1,50,000 इन अ म्यूचुअल फंड। किस में? म्यूचुअल फंड में, ठीक है। दिस अमाउंट ग्रो टू ₹2 लाख। ये अमाउंट ग्रो होकर कितना हो गया? 2 लाख ओवर 5 ईयर। द CAGR विल बी कैलकुलेटेड। अब इसमें आपको CAGR कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी आपकी 1,50,000। फाइनल कितनी हो गई? 2 लाख। और कितने ईयर्स के लिए हो गया? एन होगा आपका ईयर्स, कि कितने सालों के लिए हो रहा है, तो वो कितने सालों के लिए हो गया? 5, ठीक है। तो अब आपको उसमें CAGR निकालना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी आपकी? 2 लाख, ठीक है। उसमें से 2 लाख अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो गई? 1,50,000, ठीक है। होल की पावर 1/2 -1, ठीक है। तो आपका परसेंट पॉइंट कितना निकला? आपका निकला 0.05, यानी कि 5%, ठीक है। ये हो गई आपकी CAGR, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान क्या होता है? सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान होता है ट्रांसफ़र अ सेट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर वन अ रेगुलर बेसिस। ट्रांसफ़र करना अमाउंट को एक म्यूचुअल फंड से किसी और रेगुलर बेसिस पे या किसी और फंड में, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, ठीक है। जैसे मान लो आपने इक्विटी में ट्रांसफ़र करा था, ठीक है। पहले 10 साल पहले आपने इक्विटी में ट्रांसफ़र करा था, ठीक है। आपने इक्विटी में और डेब्ट में ट्रांसफ़र करा था 10%, और इक्विटी में ट्रांसफ़र आपने है। जैसे मान लो आपने इक्विटी में 90% शेयर्स लिए थे और डेब्ट में 10% लिए थे, ठीक है। अब 10 साल बाद अब आपने क्या करा? धीरे धीरे इक्विटी के कम करने शुरू कर दिए, डेब्ट के ज़्यादा लेने शुरू कर दिए। तो अब आपने क्या करना शुरू कर दिया? इक्विटी से डेब्ट में ट्रांसफ़र होने लगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी में पहले आप रिस्क ले सकते थे, अब आप नहीं ले पाओगे, तो इसलिए आपने क्या करना शुरू कर दिया? इक्विटी से डेब्ट में जाना शुरू कर दिया। थोड़ा टाइम बाद उसकी इक्विटी 10 हो गया, डेब्ट 90 हो गया। तो ये इस तरह से हम अपने इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। दो केसेस होते हैं, या तो इंसान लो से हाई रिस्क में जाएगा या हाई रिस्क से लो रिस्क में जाएगा। या तो ये होगा कि पहले वो जहाँ पे उसको लो रिस्क मिल रहा था, कि जहाँ पे उसको ये था कि हाँ इसमें रिस्क कम है, सेविंग्स ज़्यादा है, वहाँ जाएगा। उसके बाद लो से फिर आगे चल के हाई रिस्क में ट्रांसफ़र करेगा कि अब मुझे ज़्यादा रिस्क लेने में कोई टेंशन नहीं है, इस तरह से। या इसका उल्टा करेगा कि पहले हाई रिस्क लेगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जाके लो रिस्क लेगा। इसमें 2 ही सिचुएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, माइट मूव ₹10 लाख पर मंथ फ्रॉम एक्सिस लिक्विड फंड टू एक्सिस ब्लू चिप फंड, ठीक है। जैसे कि एक ने 10 लाख रुपए लगाए, पर लेकिन उसने वो ट्रांसफ़र करे एक्सिस लिक्विड फंड से एक्सिस ब्लू चिप फंड में, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज टू मूव मनी फ्रॉम अ लिक्विड और डेब्ट फंड टू एन इक्विटी फंड। अपने मनी जैसे लिक्विड से टैप फंड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्लान दैट लिस्ट इन्वेस्टर ट्रांसफ़र स्विच देयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रेगुलरली फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम। ये क्या करते हैं? एक स्कीम थी इनकी, उस स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब बेसिकली अपने मनी को किसी दूसरी जगह लेके चले जाना, किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करने लग जाना इस जगह से, उसी को हम STP कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या हो गए? बेनिफिट्स ऑफ SIP। पहला बेनिफिट है कंसिस्टेंट रिटर्न, कि इसमें आपको जिसमें आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। हो सकता है आप उसमें चले जाओ, तो इसमें बेनिफिट हो जाता है कि रिटर्न मिलता रहता है। कॉस्ट एवरेजिंग, आपकी जो कॉस्ट होती है वो एवरेज रहती है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग,
पोर्टफोलियो रिबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे तो रिबैलेंस हो जाता है उसका। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, अब हम बात करते हैं SWP की। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की पैसे निकालने के लिए क्या सिस्टमेटिक प्लान होता है उस चीज़ के लिए। प्लान दैट अलाउ इन्वेस्टर्स टू विड्रॉल प्रीडिटरमाइंड सम्स, ठीक है। ये प्लान करते हैं इन्वेस्टर्स की किस तरह से वो अपने विड्रॉ करेंगे, ये पहले से प्रीडिटरमाइंड करते हैं। जैसे एट रेगुलर इन्वेस्टर्स सच एज मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, कि कैसे इन्वेस्टर्स निकालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मंथली करेंगे, क्वार्टरली और ईयरली, फ्रॉम एनी म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच दे हैव इन्वेस्टेड, जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, दिस प्लान इज़ वेरी सुइटेबल फॉर इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स यानी कि कोई सिंगल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होता है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, ठीक है। हु वांट टू हैव फिक्स्ड इनकम फॉर मीटिंग देयर रेगुलर एक्सपेंडिचर, जो चाहते हैं ना उनको हर महीने या हर 2 महीने में कुछ अमाउंट मिलती रहे, तो उनके लिए ये होता है कि हाँ आप विड्रॉल कर सकते हो, उसके भी हम प्लान लगा देते हैं। ये क्या करते हैं, विड्रॉल के प्लान लगा देते हैं कि आप इतने इतने रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते रहिए, उसका रिटर्न हम आपको 2 महीने में इतना देंगे, हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद या हर महीने या हर 15 दिन, मतलब वो सब उनके हिसाब से डिसाइडेड होता है, तो उसी के हिसाब से ये चलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका विड्रॉल प्लान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फाइनेंशियल प्लान एंड गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान या गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू मीट वंस लाइफ गोल। अब ये क्या होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है कि इस स्टेप के बाद ये, इस स्टेप के बाद ये, उस तरह से अप्रोच होती है टू गेट वंस लाइफ गोल प्लान। तो तुम एक अच्छे से लाइफ गोल प्लान ले सकते हो कि हाँ आपको कितना फाइनेंशियल प्लान करना है, कितने रुपीज़ कितने दिन में कितने बार लगाने हैं, ये सब आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से प्लान होता है। अ फाइनेंशियल प्लान एक्ट एज अ गाइड एज यू गो थ्रू लाइफ जर्नी। फाइनेंशियल प्लान एक गाइड होता है जो आपको गाइड करता है कि आपको अपनी लाइफ की जर्नी कैसी रखनी है। Essentially, it helps you be in control of your income, expenses, and investment such that you can manage your money and achieve your goals. ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए आपके इनकम को, कि आपको आपकी इनकम कैसे रहेगी उसको कंट्रोल करता है, और आपके एक्सपेंसेस को कि खर्चे कितने करने हैं उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आपकी इन सब चीज़ों को लाइफ में कंट्रोल करता है, और जो भी आपको अपनी लाइफ में आगे चल के अपना गोल अचीव करना है उसमें भी आपकी हेल्प करता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। इन्जॉय अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके लिए क्या क्या कर सकते हो, देखो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, ठीक है। इंक्रीज योर सेविंग, अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। हर महीने आपको जो इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेविंग बढ़ रही है। अटेन पीस ऑफ माइंड, आपको एक पीस रहेगा कि हाँ मैंने अपना जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी है, तो अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मैं यूज़ कर लूँगा, और इस तरह से आप एक पीस ऑफ माइंड भी रहोगे। बी प्रिपेयर फॉर एमरजेंसी, एमरजेंसी के लिए आप पहले ही प्रिपेयर रहोगे, इसलिए पीस ऑफ माइंड भी रहोगे, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, टैक्स प्लानिंग, पहले से अपनी टैक्स की प्लानिंग कर लेना। रीचिंग योर गोल, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना, अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी होगी तो आप अपने गोल की तरफ पहुंच सकते हो। योर एसेट्स, a comprehensive financial plan involves a discussion and understanding of your long term financial goal। ये अंडरस्टैंड करता है आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को, कि लॉन्ग टर्म का आपका क्या फाइनेंशियल गोल है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करना और इसको समझना, ये होता है। और थ्रो ये होता है तो कॉम्प्रहेंसिव होता है ये, ठीक है। और थ्रो रिव्यू ऑफ योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, कि आपका अभी करंट सिचुएशन कैसे, फाइनेंशियल सिचुएशन, कितना आप अर्न करते हो, कितनी आपकी इनकम है, कितना आपने लोन ले रखा है, कितना आपको हाउस का कैसा आपका हाउस है, मतलब अगर घर मतलब वैसा है खुद का घर है तो ठीक है, वरना रेंट कितना देते हो, या कितना लोन ले रखा है, या कितना कहाँ से कितनी कितनी अमाउंट कहाँ से आ रही है, तो टोटल इनकम कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये एकदम करंट सिचुएशन क्या है आपके फाइनेंशियल की, वो बतानी होती है। द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान इंक्लूडिंग ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नीडेड
needed to take you from where you are today to where you need to be in the future। मतलब कहाँ आप आज हो और कहाँ आपको जाना है, उस चीज़ को देख के उस हिसाब से डेवलप करना अपने प्लान को, वो होता है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या मतलब, इसमें फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बोला गया है इसको। क्या मतलब, देखो जैसे कि आप कितने ही फाइनेंशियली कैसे हो, इसके लिए एक मीटर होता है। ठीक है। एक्सीलेंट होता है अगर आप 750 to 100 होते हो। ठीक है। गुड होता है अगर आप 650 to 750 होते हो। एवरेज होता है कि हाँ 550 से 650 तक होते हो। लेकिन अगर इससे भी कम होता है तो पुअर हो जाता है। ठीक है। ये आपका होता है CBIL स्कोर। CBIL स्कोर आपका कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियली वो मिलता है, लोन मिलता है। ये सब उसी के अकॉर्डिंग मिलता है कि ये देखे कि हाँ भाई आपका CBIL रिपोर्ट कैसी, स्कोर कैसा है, एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है और पुअर है। ठीक है। इन अकाउंटिंग अ फाइनेंशियल कंडीशन रिपोर्ट FCR इज अ रिपोर्ट ऑन द सॉल्वेंसी कंडीशन ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी that take into account both the current financial status as reflected in the balance sheet and an assessment of the ability of the company to survive future risk scenarios। CBIL का एक वो होता है कि अगर आपका CBIL सही नहीं है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है। एक 10,000 का लोन लो और उसको लेने के बाद उसको वापस रिटर्न कर दो, अपने जिस टाइम तक का टाइम पीरियड है उसके बाद ही रिटर्न कर दो। मतलब अब उसमें आपको 10,000 में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जाएंगे। ठीक है। पर उससे क्या होगा, आपका CBIL इम्प्रूव हो जाएगा। जब आपका CBIL इम्प्रूव हो जाएगा तो आप मार्केट में और ज़्यादा लोन लेने के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है। जब आपका CBI इम्प्रूव होता है उसके बाद आपको लोन और ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि जब आप मार्केट में, अगर पहले ही मार्केट में से लोन लेने जाओगे या कैसे भी करोगे तो उसके लिए आपका CBIL चेक होता है। अब CBIL आपका है ही नहीं अच्छा तो फिर आपको लोन ही नहीं मिलने का ज़्यादा अच्छे से। तो उसके लिए तो ये होता है कि आप पहले अपना CBIL इम्प्रूव कर लो कि हाँ एक्सीलेंट पे नहीं तो एवरेज पे आ जाओ या एवरेज से गुड पे आ जाओ तो भी सही हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है आपका FCR रिपोर्ट या CBIL स्कोर। ये वो होता है कि आपका कैसा है, एक्सीलेंट है या गुड है, एवरेज है या पुअर है। एक्सीलेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड है तो फिर भी सही है, मतलब मिल जाएगा लोन, एवरेज पे भी मिल जाएगा, पर पुअर तो बहुत ही ख़राब हो जाता है, इसमें नहीं होता। ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन तो सही भी है लेकिन लास्ट वाली नहीं होनी चाहिए। तो बस ये इसका रिपोर्ट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।